देखो, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में एक बेसिक फंडा होता है कि लोग अपने नेता चुनते हैं और पार्लियामेंट कानून बनाती है। हाँ, बिल्कुल बेसिक डेमोक्रेटिक सेटअप यही कहता है। राइट। पर अगर ध्यान से सोचा जाए तो उन चुने हुए नेताओं के बनाए कानून को या उनके सबसे बड़े फैसलों को पलटने की ताकत जिनके पास होती है, मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो अपना चुनाव कैसे करते हैं? ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग सवाल है एक्चुअली, क्योंकि वहाँ कोई पब्लिक इलेक्शन नहीं होता, कोई खुली डिबेट या कोई पब्लिक इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है। एग्जैक्टली सुनने में ये किसी मॉडर्न डेमोक्रेसी का हिस्सा कम और किसी सीक्रेट सोसाइटी या हाईली एक्सक्लूसिव क्लब का नियम ज्यादा लगता है। सही बात है। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी पावर स्ट्रगल के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा सोर्स मटेरियल केसारी नंदन एकेडमी के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नोट्स है। और हमारा मिशन एकदम क्लियर है आज। देश के सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट और उनकी रिमूवल की इस बेहद कॉम्प्लेक्स और डिबेटेबल प्रोसेस को पूरी तरह से डिकोड करना। हाँ, और सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ कोई ड्राई लीगल टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ने वाले। हम उस क्लैश को समझने वाले हैं जहाँ एक तरफ सरकार कहती है कि हम चुने हुए लोग हैं, पब्लिक मैंडेट हमारे पास है। हाँ, कि भाई 140 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया है तो हम देश चलाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जुडिशरी की आज़ादी और संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किसी भी पॉलिटिकल दबाव या मेजॉरिटी से ऊपर होना चाहिए। तो इस पेचीदा प्रोसेस को समझने से पहले मुझे लगता है थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करना जरूरी है। मतलब इस हाईएस्ट चेयर तक पहुंचने के लिए योग्यता क्या चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा है। राइट। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ था, तब ये इंस्टीट्यूशन बहुत छोटा था। सिर्फ 8 जजेस थे टोटल, एक चीफ जस्टिस और 7 बाकी जजेस। अच्छा, सिर्फ 8? आज के टाइम पे तो सोच भी नहीं सकते 8 जजेस के साथ। वही ना, जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन हुई और आबादी बढ़ी तो केसेस का पहाड़ खड़ा होने लगा। सिर्फ 8 जजेस के बस की बात नहीं थी। तो 2019 के अमेंडमेंट के बाद आज की तारीख में ये बेंच स्ट्रेंथ बढ़कर 34 हो गई है चीफ जस्टिस को मिलाकर। तो इन 34 कुर्सियों पर बैठने के लिए क्या एक्सेप्शनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? आर्टिकल 124 सेक्शन 3 में इसका बड़ा क्लियर ब्लूप्रिंट दिया गया है। पहली शर्त तो बेसिक है कि कैंडिडेट का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। हाँ। और इसके बाद आती है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात। या तो कैंडिडेट ने कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट के जज के रूप में काम किया हो, या फिर 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में लगातार एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस की हो। एग्जैक्टली। एक लंबा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए होता है। पर यहाँ एक बड़ा रोचक लूप होल है। हाँ, कौन सा लूप होल? क्या सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने वाले या अपील और बेल की बहस करने वाले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं? यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने एक खिड़की खुली रखी थी। अच्छा। उन्होंने एक प्रोविजन जोड़ा कि अगर प्रेसिडेंट की नजर में कोई व्यक्ति एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, मतलब कोई बहुत बड़ा लीगल एकेडमिशियन है जिसने चाहे एक दिन भी कोर्ट में प्रैक्टिस ना की हो, तो उसे भी सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। वेट, रियली? सीधे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से सुप्रीम कोर्ट जज? थ्योरी में बिल्कुल। हालांकि प्रैक्टिकल दुनिया में इस प्रोविजन का इस्तेमाल ना के बराबर हुआ है आज तक, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर है। और कोर्ट का काम कभी रुके नहीं, इसके लिए टेम्पररी जजेस की नियुक्ति का भी नियम है, जैसे एडहॉक जजेस या रिटायर्ड जजेस को वापस बुलाना। तो क्वालिफिकेशंस और स्ट्रक्चर तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन यहां से इस डीप डाइव की कहानी में एक थ्रिलर मूवी जैसा मोड़ आता है। इन क्वालिफाइड लोगों में से फाइनल चुनाव आखिर करेगा कौन? यही तो सारा पावर स्ट्रगल है। संविधान के आर्टिकल 124 सेक्शन 2 को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट जजेस की नियुक्ति परामर्श यानी कंसल्टेशन के बाद करेंगे। और बस यही एक वर्ड कंसल्टेशन, पूरा खेल इसी का है ना? बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने परमिशन या अप्रूवल नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कंसल्टेशन। अब आम भाषा में इसका मतलब किसी से सलाह लेना होता है। हाँ, जैसे अगर मैं आपसे सलाह मांगूं तो क्या उस सलाह को मानना मेरे लिए लीगली जरूरी है? बिल्कुल नहीं। मैं सुनूंगा और फिर वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। एग्जैक्टली। हाँ। और इस सिंगल इंटरप्रिटेशन ने दशकों तक एक लंबी कानूनी जंग को जन्म दिया, जिसे लीगल हिस्ट्री में 3 जजेस केसेस कहते हैं। तो ये जंग शुरू कब हुई थी?
कहानी शुरू होती है 1981 के फर्स्ट जजेस केस से। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में संविधान के वर्ड कंसल्टेशन को इंटरप्रेट किया और कहा कि इसका मतलब कंकरेंस यानी सहमति नहीं है। मतलब पूरा कंट्रोल सरकार के पास। हाँ, इसका प्लेन मीनिंग ये था कि प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस से सलाह जरूर लेनी है, लेकिन सरकार उस सलाह को मानने के लिए बाउंड नहीं है। अगर सीजेआई कोई नाम सजेस्ट करें और सरकार को पसंद ना आए तो सरकार अपनी मर्जी चला सकती थी। वाह, तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट की पूरी पावर इफेक्टिवली पॉलिटिशियंस के हाथों में थी उस वक्त। सही बात है, लेकिन 1990s आते आते पॉलिटिकल क्लाइमेट बदला। जुडिशरी को महसूस हुआ कि अगर अपॉइंटमेंट पॉलिटिशियंस के हाथ में रही तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ किताबों में रह जाएगी। हाँ, ऑब्वियसली कोई भी जज सरकार के खिलाफ बोल्ड फैसला सुनाने से पहले 10 बार सोचेगा। बिल्कुल। इसी बैकग्राउंड में आता है 1993 का सेकंड जजेस केस, और इस केस में प्लॉट पूरी तरह से पलट गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने ही 1981 के फैसले को बदल दिया। अच्छा, तो उन्होंने नया इंटरप्रिटेशन क्या दिया? उन्होंने कहा कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कंसल्टेशन का मतलब इफेक्टिवली कंकरेंस ही होना चाहिए, यानी चीफ जस्टिस की राय को प्राइमेसी मिलेगी। उनका लॉजिक था कि जुडिशरी की जरूरत को एक जज से बेहतर कोई पॉलिटिशियन नहीं समझ सकता। ओह, वहीं से कोलिजियम सिस्टम का जन्म हुआ था ना। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि सीजेआई अकेले फैसला नहीं लेंगे, बल्कि 2 और सीनियर जजेस के साथ मिलकर एक कोलिजियम बनाएंगे और उनका कलेक्टिव डिसीजन प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगा। तो बैलेंस ऑफ पावर बिल्कुल रिवर्स हो गया। अब सरकार का काम बस उनकी लिस्ट पर अपनी फॉर्मल स्टैंप लगाना रह गया। हाँ, और 1998 के थर्ड जजेस केस में इस कोलिजियम का और विस्तार कर दिया गया। अब इसमें सीजेआई के साथ 4 सबसे वरिष्ठ जजेस शामिल हो गए। इसे ऐसे सोचा जा सकता है जैसे किसी टॉप मेडिकल बोर्ड का एक एलीट गिल्ड हो, जहां टॉप 5 लोग बंद कमरे में बैठकर डिसाइड कर रहे हैं कि अगला मास्टर सर्जन कौन बनेगा। बड़ी अच्छी एनालॉजी है। पर अब देखो, जब सिस्टम ऐसे ऑपरेट करे जहां जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हों और उस बंद कमरे में किसको रिजेक्ट किया गया, क्यों किया गया, इसका कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं हो, तो सवाल तो उठेंगे ही। बिल्कुल उठेंगे। लोगों का और लीगल एक्सपर्ट्स का यही तो कहना था कि इस कोलेजियम सिस्टम में जीरो ट्रांसपेरेंसी है। ये डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी के आगे जवाबदेह नहीं है। नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का पूरा चांस है यहाँ। और इसी असंतोष ने एक मैसिव कॉन्स्टिट्यूशनल टकराव को जन्म दिया, जो इस कहानी का क्लाइमैक्स है। साल 2014 में जब नई सरकार आई तो पार्लियामेंट ने एक आवाज में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया, जिसके जरिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी NJAC बनाया गया, राइट? हाँ, NJAC सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम को उखाड़ फेंकने की एक डायरेक्ट कोशिश थी। ये एक 6 मेंबर्स का कमीशन था। इसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस थे। साथ में लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन्स को शामिल किया गया। और उन 2 एमिनेंट पर्सन्स को चुनने की पावर किसके पास थी? एक ऐसी कमेटी के पास जिसमें प्राइम मिनिस्टर, CJI और लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। NJAC का मकसद बड़ा स्ट्रेट फॉर्मेट था कि जजेस चुनने की मोनोपोली जजेस से छीन ली जाए ताकि एक ट्रांसपेरेंट चेक एंड बैलेंस बने। लेकिन जाहिर है कि जुडिशरी ऐसे चुपचाप अपनी पावर तो छोड़ने वाली थी नहीं। ये चैलेंज जरूर हुआ होगा। तुरंत चैलेंज हुआ और 2015 में हिस्टोरिकल 4th जजेस केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस NJAC को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया। 99th अमेंडमेंट कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। पर एक मिनट, यहां सुनने वालों के दिमाग में एक लॉजिकल सवाल आएगा। देश की सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट है। अगर उन्होंने लगभग 100% मेजॉरिटी से कानून पास किया तो सुप्रीम कोर्ट उसे ऐसे ही स्ट्राइक डाउन कैसे कर सकती है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल लीगल कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं, जो 1973 के केशवानंदा भारती केस में वॉल्व हुआ था, राइट? एग्जैक्टली। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें कि पार्लियामेंट संविधान के घर में रंग रोगन कर सकती है, नए कमरे जोड़ सकती है, पर उसकी बुनियाद को बम से उड़ा नहीं सकती। और सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट ये था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी संविधान के इस बेसिक स्ट्रक्चर का एक अटूट हिस्सा है। अच्छा, तो उन्हें NJAC से क्या डर था स्पेसिफिकली? कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि NJAC में जो 2 एमिनेंट पर्सन्स शामिल थे, उनके पास किसी भी अपॉइंटमेंट को रोकने का वीटो पावर था। अगर 6 में से कोई भी 2 लोग किसी नाम पर असहमत हो गए तो वो व्यक्ति जज नहीं बन सकता। हाँ,
तो डर ये था कि कल को सरकार ऐसे एमिनेंट पर्सन्स को प्लांट कर सकती है जो उनके हिसाब से सोचें। हाँ, अगर उन्होंने किसी इंडिपेंडेंट और मेरिटोरियस कैंडिडेट को कंटिन्यूअसली वीटो करना शुरू कर दिया जो सरकार के खिलाफ बोलने का दम रखता हो, तो इनडायरेक्टली एग्जीक्यूटिव का पूरा कंट्रोल बन जाएगा जुडिशरी पर। और ये रिस्क जुडिशरी लेने को तैयार नहीं थी। नतीजा ये निकला कि वही बंद कमरे वाला कोलिजियम सिस्टम एक बार फिर से सॉलिडली एस्टैब्लिश हो गया जो आज तक चल रहा है। बिल्कुल। तो ये तो हुई अपॉइंटमेंट की बात, लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला सवाल अब सामने आता है। चलो मान लिया जजेस ने बेस्ट टैलेंट चुन लिया, पर इंसान आखिर इंसान है। अगर नियुक्ति के बाद कोई जज करप्शन करे या पावर का अब्यूज करे, तो क्या उन्हें हटाना आसान है? मतलब एग्जीक्यूटिव तो उन्हें फायर कर नहीं सकती, तो इन गार्डियंस को पुलिस कौन करेगा? और जहां तक मैंने पढ़ा है, नियुक्ति की प्रोसेस अगर भूल भुलैया थी तो एक सिटिंग जज को हटाना एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, अभेद्य किला फतह करने जैसा है। आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और इसे जानबूझकर इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया है ताकि जजेस बिना किसी पॉलिटिकल डर के निष्पक्ष फैसले दे सकें। अगर हटाना आसान होता तो हर बदलती सरकार अपने हिसाब से जजेस फायर कर रही होती। सही बात है। संविधान के हिसाब से जज 65 साल की उम्र तक अपनी कुर्सी पर सुरक्षित हैं। आर्टिकल 124 सेक्शन 4 और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 ने उन्हें हटाने, जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं, उसके सिर्फ 2 ही आधार दिए हैं। हाँ, पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, जिसमें ब्राइब लेना या ओपनली पावर अब्यूज करना आता है, और दूसरा है इनकैपेसिटी, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें वो फिजिकली या मेंटली काम ही ना कर सकें। इन 2 रीजंस के अलावा आप उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी आपसे अलग है। तो इस हटाने की प्रोसेस की मशीनरी कैसे काम करती है? क्योंकि मैंने सुना है कि इसमें पूरा पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट लग जाता है। पूरी तरह से। स्टेप 1 ये है कि किसी जज के खिलाफ मोशन लाने के लिए 1-2 एमपीज का बोलना काफी नहीं है। कम से कम 100 लोकसभा या 50 राज्यसभा मेंबर्स के सिग्नेचर्स वाला फॉर्मल मोशन चाहिए। उसके बाद ये मोशन हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर या चेयरमैन को दिया जाता है, और उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है इसे रिजेक्ट करने की, अगर उन्हें लगे कि आरोप बस पॉलिटिकल स्टंट्स हैं। और अगर वो एक्सेप्ट कर लें तो एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनती है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होता है, यानी जुडिशरी ही अपने कोलीग को इन्वेस्टिगेट करती है। पूरा फेयर ट्रायल मिलता होगा स्टेज पर, क्रॉस एग्जामिनेशन, अपना पक्ष रखने का मौका। बिल्कुल। अगर समिति को लगता है कि आरोप झूठे हैं तो केस वहीं खत्म, पर द रियल टेस्ट शुरू होता है अगर जज दोषी पाया जाए। उसके बाद रिपोर्ट और मोशन दोनों सदनों में वोटिंग के लिए जाता है। यहां आती है प्रोसेस की सबसे बड़ी और लगभग नामुमकिन दीवार, जिसे स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। इसका नंबर्स गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ मौजूद लोगों की मेजॉरिटी नहीं, बल्कि पहले हाउस के टोटल मेंबर्स का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। हाँ, जो कि 50% से ज्यादा ऑफ टोटल स्ट्रेंथ होता है। और उसके साथ ही साथ उस दिन प्रेजेंट और वोट करने वाले मेंबर्स का कम से कम 2/3 यानी 2/3 सपोर्ट चाहिए। बिना पूरे क्रॉस पार्टी सपोर्ट के ये थ्रेशोल्ड क्रॉस करना नियरली इम्पॉसिबल है। और अंत में प्रेसिडेंट फाइनल ऑर्डर साइन करते हैं। पेपर पर सुनने में ये चेक्स एंड बैलेंसेस की मास्टर क्लास लगती है, पर ग्राउंड रियलिटी में आज तक इतने सालों में किसी एक सिंगल सुप्रीम कोर्ट जज को भी इस प्रोसेस के थ्रू नहीं हटाया जा सका है। एक को भी नहीं? नहीं, आज तक एक भी इम्पीचमेंट मोशन पार्लियामेंट में फुली सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसे टेस्ट करने के लिए हम 1993 के जस्टिस वी रामास्वामी केस को देख सकते हैं। उसमें क्या हुआ था? फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप लगे थे ना उन पर? हाँ, पब्लिक फंड्स के मिसयूज के संगीन आरोप थे। मोशन लाया गया, 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी ने एविडेंस चेक किए और प्रॉपर्ली रिपोर्ट में लिखा कि हाँ, उनके खिलाफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर के इंडिस्प्यूटेबल सबूत है। कमेटी ने उन्हें गिल्टी करार दे दिया। तो लीगली करप्शन प्रूव हो गया। फिर तो पार्लियामेंट को फॉर्मेलिटी के लिए वोट आउट कर देना चाहिए था। होना तो यही चाहिए था, पर पॉलिटिकल मैनूवरिंग यहाँ अपना रंग दिखाती है। जब ये मोशन लोकसभा में फाइनल वोटिंग के लिए आया तो रिक्वायर्ड 2/3 मेजॉरिटी मिली नहीं सकी। पर क्यों? लोग क्या फेवर में नहीं थे? चक्कर ये था कि रूलिंग पार्टी और कुछ अन्य फैक्शंस के मेंबर्स ने हाउस में मौजूद होने के बावजूद वोटिंग में हिस्सा लेने से ही इनकार कर दिया। हाँ। उन्होंने फॉर्मली अब्सटेन कर लिया। ओ आई सी। और एब्सटेन करने का मतलब वही ना कि 2/3 वोटिंग थ्रेशोल्ड पूरी ही नहीं होगी, क्योंकि वो काउंट से बाहर हो गए।
एग्जैक्टली इस एब्सटेंशन का नतीजा ये हुआ कि प्रूवन करप्शन के बावजूद इतिहास का वो इम्पीचमेंट मोशन लीगली फेल हो गया। जस्टिस रामास्वामी मोशन सर्वाइव कर गए। ये इंसिडेंट इफेक्टिवली दिखाता है कि एविडेंस के बेसिस पर कोई कितना ही गिल्टी साबित क्यों ना हो जाए, जब तक फ्लोर पर नंबर्स ना हो, राजनीतिक दलों में पॉलिटिकल कंसेंसस ना बने, उन्हें हटाना थियोरेटिकली चाहे पॉसिबल हो पर प्रैक्टिकली नामुमकिन है। सही बात है। ये पूरी प्रोसेस एक प्योर लीगल क्वेश्चन से शुरू होती है, पर एंड में कंप्लीटली एक पॉलिटिकल नंबर्स गेम बन जाती है, जहां ताकत सिर्फ पॉलिटिकल विल की होती है। तो आज हमने इस डीप डाइव में कॉन्स्टिट्यूशनल नोट्स के जरिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बचाने के इस पूरे मैकेनिज्म को देखा। अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों को जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया है कि कोई एक पावर उस पर हावी ना हो सके। बिल्कुल। अपॉइंटमेंट के टाइम एनजेसी का रिजेक्शन इसका जिंदा प्रमाण है कि जुडिशरी बाहरी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगी, और इम्पीचमेंट प्रोसेस जजेस के लिए एक शील्ड बन के खड़ा है ताकि वो पॉलिटिकल डर के बिना काम कर सकें। पर देखो, जाते जाते एक सवाल है जो मुझे अभी भी चैन से बैठने नहीं दे रहा है। सुनने वालों के दिमाग में भी शायद ये पैराडॉक्स घूम रहा हो। एक तरफ जजेस अपने सक्सेसेस खुद चुनते हैं कोलेजियम के जरिए, जनता सीधे तौर पर वहां कोई अकाउंटेबिलिटी डिमांड नहीं कर सकती। हाँ, उस पर तो हमेशा सवाल उठते ही हैं कि सिस्टम डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट नहीं है। और ठीक दूसरी तरफ जब उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बारी आती है, यानी प्रूवन गलती पर उन्हें हटाने की बारी आती है, तो प्रोसेस इतनी हेविली पॉलिटिकल और कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि एक्शन लेना पॉसिबल ही नहीं बचता, जैसे हमने अभी जस्टिस रामास्वामी के केस में देखा। ये एक्चुअली एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पैराडॉक्स है हमारी डेमोक्रेसी का। तो सुनने वाले सोचें इस बारे में कि क्या पूर्ण स्वतंत्रता यानी एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस और पूर्ण जवाबदेही के बीच का कोई परफेक्ट बैलेंस कभी रियलिस्टिकली लाया जा सकता है, या पर यह हमेशा डेमोक्रेसी की एक ऐसी अनसुलझी पहेली रहेगी जिसका आंसर किसी संविधान में नहीं लिखा है। इस आज़ादी और अकाउंटेबिलिटी का टकराव पर आप लोग खुद जरूर विचार कीजिएगा। आज इस इंट्रिकेट लीगल जर्नी पर मेरे और हमारे एक्सपर्ट के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।